आज भारत को स्वतंत्र हुए लगभग 75 वर्ष और गणतंत्र हुए लगभग 73 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम समय के साथ अपने 20वीं शताब्दी के उन महापुरुषों से वंचित होते जा रहे हैं जिन्होंने इस दिन को देखने के लिए अपने रक्त से इस भूमि को सींचा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने क्लास के बाहर बैठकर अपनी शिक्षा को पूरा किया और बाद में भारत के संविधान को लेकर इस भारत के भविष्य को उज्जवल कर दिया। एक समय था जब भारत में छुआछूत इतना अधिक था कि जब अंबेडकर जी लंदन के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर भारत आए थे तो ये नौकरी कर रहे थे, लेकिन जो इनका नौकर था वो इनकी फाइलें इनको दूर से देता था। इतना ज्यादा छुआछूत था। तब इन्होंने सोच लिया कि अब भारत की सोच को बदलना है, क्योंकि खुद सुधरे कुछ नहीं होगा, इस देश को सुधारना पड़ेगा। और इनको भारत आजाद होने के बाद एक टास्क मिला कि आपको इसके संविधान को लिखना पड़ेगा। तो इन्होंने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया भारत के संविधान को लिखने में। और लिखने के बाद सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए ये थी कि क्या इनके विचारों को ये देश, ये समाज एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि छुआछूत इतना था। इनके साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। केवल एक कहा था कि ये नीचे वर्ग से बिलोंग करते थे, निम्न वर्ग से। इनके सामने बहुत बड़ी परेशानी थी, लेकिन कहते हैं कि परेशानियों से घबराना पुरुषार्थ से बेईमानी है और जो देश के लिए कुछ कर जाए वही सच्चा हिंदुस्तानी है। इसी सोच को लेकर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 395 अनुच्छेद वाला विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत ने लागू कर दिया। और डॉक्टर अंबेडकर ने सिद्ध कर दिया कि जो लोग आसमान में उड़ने का शौक रखते हैं वो जमीन पर गिरने का खौफ नहीं रखते हैं। उस समय भारत कमजोर था और कमजोर को दो चीज मिलती हैं, या तो उसको दया मिलेगी या तो भीख मिलेगी। लेकिन भारत को मिला केवल लड़ाई, 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 लड़ाई और लड़ाई। 1962 में, 65 में, 71 में और 99 में जब तक ये कमजोर था तब तक हम पर कोई ना कोई वार करता गया। 1962 में चीन आया, चीन लड़ाई की, भारत को हरा दिया। तो 65 में सोचा पाकिस्तान ने कि अब तो भारत हार ही गया है, कमजोर है, तो हम इस पर हमला करते हैं और कश्मीर पर अपना कब्जा कर लेते हैं। 65 में पाकिस्तान ने हम पर हमला किया और उसके पास हर तरह सशक्तिकरण था। उसके पास हीट सीकिंग मिसाइल थी जो कि विश्व में किसी के पास नहीं थी, अमेरिका ने उसे दी थी। और PNS गाजी सबमरीन थी, जानते होंगे आप सभी। और उसके पास सबसे बड़ा हथियार था पैटर्न टैंक। लेकिन कहते हैं कि जिनके अंदर जमाने को बदलने का जज्बा होता है उनके लिए परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती हैं। नॉट विमान ने पाकिस्तान के हीट सिंकिंग मिसाइल वाले विमान को मारकर गिरा दिया। PNS गाजी को हमारे विक्रांत सबमरीन ने मारकर गिरा दिया। और पैटर्न टैंक को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, वीर अब्दुल हमीद। ऐसा जज्बा था उनके पास कि आप लोगों ने सुना होगा कि तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तान ने नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला, ढाका के जनरल मियाज को दूध छड़ी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। जिस तरह से 5 पांडवों ने मिलकर पूरा महाभारत खत्म कर दिया था, उसी तरह से हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को वो हार हराया कि वो लाहौर पर जाकर पूरा कब्जा कर लिया। 1965 की बात है, हमारे पास कुछ नहीं था, इसके बावजूद जज्बा ऐसी चीज होती है कि अगर जिसके अंदर जोश और जज्बा वो कुछ भी कर सकता है। इन्होंने जाकर पूरे लाहौर पर कब्जा कर लिया। लेकिन क्या हुआ, 1965 में ताशकंद में भारत के लाल बहादुर शास्त्री, उनको बुलाया गया समझौते के लिए। जैसा हमने कहा है कि जो दिन आज हम देख रहे हैं इसको कि पता नहीं कितने महापुरुषों ने अपने रक्त से इसकी धरती को सींचा, उसके बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। तो ताशकंद में हमारे लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया गया। ताशकंद एक छोटा सा देश है, बाहर है हमारे देश से। और उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया कि आपने लाहौर में जो जमीन पाकिस्तान से जीती है उस जमीन को आप उसे वापस कर दीजिए। अगर आप अपने घर में नहीं है, कहीं बाहर आपको बिठाकर पूरा गांव आपके ऊपर प्रेशर बनाए तो आपको मजबूरी में साइन करना पड़ेगा। वहां पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने साइन कर दिया और यहाँ पर हमारी मीडिया ने छाप दिया कि भारत के लाल ने ताशकंद में किया देश का सौदा। और बेचारे साइन किया, इतना दुखी चिंतित हो गए कि वो सोने गए बेडरूम में और हार्ट अटैक आ गया उनको। 1962 की लड़ाई हुई, उसमें नेहरू जी हमसे छीन गए चिंता की वजह से, इतना उनके ऊपर प्रेशर था। 65 में लाल बहादुर शास्त्री जी छीन गए। और हमारी मीडिया को तो क्या ही बताएं, इतना नेक्स्ट लेवल का काम करती है कि अगर हम इसका देखें तो विश्व में अगर इसकी तुलना करें तो 142वें नंबर पर आती है।
इसके पास अगर 24 घंटे होते हैं तो दो ही काम है 24 घंटे में, 4 घंटे निकाल लीजिए, 20 घंटे में दो काम करेगी। पहला राजनीति पर चर्चा होगी और दूसरा धर्म पर। पहले 10 घंटे में क्या करेगी, एक तरफ भी उसको सपा को या फिर कांग्रेस को बिठाएंगे, एक तरफ बीजेपी को बिठाएंगे, दोनों में लड़ाई करवा देंगे। या फिर अगले 10 घंटे में एक तरफ बैठाएंगे हिंदू को, एक तरफ बैठाएंगे मुस्लिम को, और ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि आक्रोश बढ़ता जाएगा, उसमें लड़ाई करवाएंगे। भारत में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, मैं दूसरा सबसे बड़ा कारण मानता हूं अपने देश के चौथे स्तंभ मीडिया को। चौथा स्तंभ कहा जाता है। अभी 2 दिन से 24 तारीख से एनटीपीसी रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है पटना में, एक भी हेडलाइन नेशनल मीडिया में नहीं दिखाई होगी। छात्रों को मारा गया है, लाठी से वहां पर मारा गया है, आंसू गैस के बम छोड़े गए हैं, लेकिन किसी को भनक भी न पड़ेगी। ये सब दिखाना चाहिए। वो केवल वही चीज दिखाएंगे जिससे उनकी टीआरपी बढ़े, उनको फायदा हो, ना कि वो दिखाएंगे जिससे आपका फायदा हो, आपका विकास बढ़े। ये धर्म और राजनीति को आपके अंदर एक नशे की तरह घोलते हैं कि आपको वही अच्छा लगेगा, आपको वही देखेंगे आप। अगर ये शिक्षा पर दिखाएंगे तो देश की बेरोजगारी खत्म होगी, लेकिन इनकी टीआरपी घट जाएगी। इनको डर रहता है। इसके बावजूद भी हम आपसे यही कहेंगे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो पिया है वो दहाड़ा है, और जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमें गर्व करना चाहिए, हम उस भारत से बिलोंग करते हैं जहां के एक निवासी स्वामी विवेकानंद ने पूरी पश्चिमी सभ्यता को झिझोड़ कर रख दिया। यहाँ पर ऐसे लोग हुए हैं, अब्दुल कलाम और मेजर ध्यानचंद जैसे ऐसे लोग हुए, ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने लाइफ ट्रेनिंग प्रपोजल को ठुकरा दिया केवल भारत के लिए, अपने भारत के लिए। या ये ऐसा देश है जिसकी संस्कृत का डंका पूरे विश्व में बजता है। एक चीज आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी बड़ी नहीं, जिंदगी प्रभावशाली होनी चाहिए। अगर आप लंबी जिंदगी की कामना करते हैं तो आप आम इंसान हैं, और अगर आप प्रभावशाली जिंदगी की कामना करते हैं तो आप असाधारण इंसान हैं। दुनिया थर 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 रह जाए, तुम ऐसी ललकार बनो, बादल के चोले में रंगकर एक नया अवतार बनो। 70 वर्षों कायर बनकर जीने से तो अच्छा है, 70 वर्षों कायर बनकर जीने से तो अच्छा है फौलादे तो 23 वर्ष के भगत सिंह सरदार बनो। जय हिंद।